बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमेरिका के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है तो ईरान भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ को मुसलसल निशाना बना रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि अमरीका की हालिया कार्रवाइयां एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत रवा माह ईरान के दर्जनों जमीनी अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जबकि ईरान की बहरी नाकाबंदी भी जारी है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अब तक 9 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका और एक जहाज को नाकारा बनाया गया ताकि उन जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या वहां निकलने से रोका जा सके। इसके साथ ही खत्ते में 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी एहलकार तैनात हैं, जो किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट है। दूसरी जानिब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयां करते हुए यह किया है कि उसने कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। बहरीन ने भी ईरानी ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया। इस दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह धमकी दी कि ईरान अगर आबनाए हरमुज में किसी भी बहरी जहाज को निशाना बनाता है तो अमरीका उसके जवाब में ईरान के अंदर पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएगा और तेहरान के अंदर या उसके करीब मौजूद अहदाफ भी इस कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। ईरान ने इस बयान पर शदीद रद्दमल जाहिर किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो तेहरान सख्त और फैसलाकुन जवाब देगा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरात का डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालेबाफ ने भी कहा कि आबना हरमुज की सूरत हाल अब पहले जैसी नहीं रहेगी और अगर ईरान अपना तेल फरोख्त नहीं कर सकता तो खित्ते में कोई और भी ऐसा नहीं कर सकेगा। इन बयानात ने तवानाई की आलमी मंडी के हवाले से खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। इस दौरान अमरीका में ईवानी नुमाइंदगान ने मामूली अक्सरियत से दिफाई पॉलिसी बिल मंजूर किया, जिसके तहत पेंटागन के लिए $1.15 ट्रिलियन के फंड्स मुख्तस किए गए। उन फंड्स में गुज़श्ता साल के मुकाबले में नुमाया इजाफा किया गया, जबकि फौजी एहलकारों की तनख्वाहों में 5 से 7% इजाफे की तजवीज़ भी शामिल है। यह बिल अब सेनेट से मंजूरी का मुंतज़िर है, लेकिन इस बिल की मंजूरी से यह वाज़ेह हो चुका कि अमरीका ईरान के साथ तवील होती हुई जंग के तनाजुर में अपनी अस्करी तैयारियों को मजीद मजबूत बना रहा है। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजी दस्ते, तिब्बी अमला और असलहा भेजना शुरू कर दिया है ताकि ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए ज्यादा से ज्यादा फौजी ऑप्शंस दस्तयाब हो। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस खित्ते में पहुंच चुकी हैं। लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा अमरीका और बरतानिया के फौजी अड्डों पर मौजूद बॉम्बर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई शुरू की जा सके। यूं अमरीका और ईरान कशीदगी इस वक्त एक नाजुक मरहले में दाखिल है और हर नया कदम खित्ते में एक बड़ी जंग का पेश खैमा बन सकता है। इन हालात में अगर सिफारतकारी को एक और मौका ना दिया गया तो हालिया कशीदगी के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो सकते हैं। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब ने। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 12वें रोज़ में ये जंग दाखिल हो चुकी है। अगर हम देखें तो अब तो अंदरूनी जो टारगेटेड पॉइंट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है ईरान का। तो ये जो पै दर पै हमले हैं और जंग का फैलता दायरा है, ये किस नहज पे जाके इसका खात्मा होगा? जी सही है। अभी बहुत एक अहम और नाजुक पहलू पे हम पहुंचे हैं। दोनों फरीकैन ने जो अपनी पोजीशंस बहुत सख्त रखी हैं और ये इम्कान ज़रूरी है कि ये जंग बढ़ सकती है। यहाँ अमेरिका में भी एस्केलेशन ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा है। दूसरी तरफ से ईरान ने भी अपने जो जवाबी हमले हैं वो पूरे खलीज में फैला दिए हैं और अब वो हुतीज़ ने जो बब अल मंदब के ऊपर भी बंद किया है, तो उससे भी बहुत इम्कान है कि जंग फैल जाएगी और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल पोजीशन में आ गया है, क्योंकि जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई अब कर रहे हैं हुतीज़, उससे बहुत ये जंग फैल सकती है। तो बहुत ज़रूरी है हमें कि हमारी सालसी जो हमारा किरदार है वो अब अदा करें और दोनों फरीकैन को टेबल पर वापस ले आएँ। सर, अगर ईरानी मौक़िफ़ देखा जाए, वो तो कहते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया को भी साथ में ला के ले आए तो ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। चले ईरान में मज़ामत के हवाले से या बर्दाश्त करने के हवाले से उनसर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर अमरीकी साइड को देखा जाए तो अमरीका के अंदर तो ये भी एक उनसर पाया जाता है कि कोई एक अगर फ़ौजी मर जाए तो अमरीका के अंदर कोहराम हो जाता है। अब यहाँ पे 17 फ़ौजियों के मरने की इतलात हैं। 3 फ़ौजी जो हैं हालिया जो है उनकी हलाकत हुई है और उसी के बदले में
अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो ईरान के अंदर किए, लेकिन जो अभी खलीजी ममालिक का, जैसे आपने भी तज़किरा किया, वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर हो रहे हैं, वो अर्ली रेडार वार्निंग सिस्टम पे हो रहे हैं, वो जहाँ पे फौजी रह रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हो रहे हैं। तो बड़े अहदाफ ऐसे हैं, अब जिस तरीके से उर्दन में कुछ अहदाफ जो हैं जिनको निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से, तो ईरान ने ये कहा कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमें इत्तलात वहाँ से आई थी, उर्दन से आई थी, उर्दन के अपने लोगों ने वो इत्तलात दी। अब ऐसी सिचुएशन में मनूरेबल मिसाइल टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस की बातें हो रही हैं, तो ये अमेरिका को किस हद तक मुज़ाकरात पे माइल होने के लिए जो है मंजर वज़ा करेंगे? जी देखें, ये तो सही है कि ईरान के ने दिखाई है, उनकी काबिलियत है, उन्होंने बहुत सारे अड्डों को मारा है, पर ये जो हमले हुए हैं खलीज के ऊपर, वहाँ सिविलियन टारगेट्स भी मारे गए हैं। अगर अमेरिका अब ज़्यादा एस्केलेट करता है और जो सिविलियन टारगेट्स के ऊपर वो निशाना बना रहा है, उसके बाद में ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर, पानी के ऊपर अगर हमले होते हैं तो उसका जवाब फिर ईरान देगा, और वो जो खलीज के ममालिक में ऑयल फैसिलिटीज़, पानी की जो फैसिलिटी, अगर उनके ऊपर हमले हुए तो बर्बादी हो जाएगी पूरी खित्ते की। तो मेरे ख्याल में ये किसके हक में नहीं है। अमेरिका शायद ईरान को मनवा नहीं सके ये हमलों से, पर दूसरी तरफ ये भी देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, और जो ईरानी जवाबी हमले हैं उसका क्या इम्कान होता है पूरे खित्ते के लिए। तो मेरे ख्याल में सर अभी अगर हम पेपर्स के ऊपर देखें तो सर पेपर्स पे तो हमें ये दिखाई देता है 50,000 अमरीकी फौजी तैनात हो रहे हैं खित्ते में। हमें पेपर्स के ऊपर तो ये भी दिखाई देता है डेगो गार्शिया के ऊपर जो बॉम्बर जेट्स हैं उनकी तैनाती हो चुकी है। और ये जो वीकेंड है, वीकेंड के हवाले से मजीद खदशात हैं जब इस तरह की तैयारियां हैं, और फिर उन्हीं दिनों में 1.15 ट्रिलियन की मंजूरी जो है वो पार्लियामान से हो जाती है, और फिर उससे हमें मुस्तकबिल के इशारे जो हैं वो भी वजह होते दिखाई देते हैं। तो सर ये एस्केलेशन तो फिर रुकती दिखाई नहीं दे रही है, तो देरपा मंसूबे दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर वक्फे आते रहेंगे लेकिन महाज यूं ही गर्म रहेगा। मेरी नज़र में अभी तक ट्रंप साहब ने फैसला नहीं किया है कि एस्केलेट इसको करें या ना करें। उन्होंने तैयारी ज़रूर की है और तैयारी कर रहे हैं, फौजी जमा कर रहे हैं, पर अगर ये एस्केलेशन वो करते भी हैं तो मेरे ख्याल में ईरानी हार तो नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जो जितना भी एस्केलेशन होगी तो वो सह लेंगे, बमबारी तक तो वो सह लेंगे। लैंड इन्वेजन होता है वो अमेरिका के लिए एक डिज़ास्टर होगा। अगर उन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स भेजे हैं, अगर कब्जे करने की कोशिश की है कि खरग आइलैंड या हॉर्मुज़ को कब्जा कर लें, उसमें बहुत उनका कैजुअल्टीज़ बहुत होंगी, नुकसान बहुत होगा। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती होगी अगर अमेरिका ने कोई ग्राउंड इन्वेजन की, तो बहुत बड़ी गलती होगी उनके लिए, बहुत उसमें कैजुअल्टीज बहुत होंगी, और वो सह नहीं सकते हैं। अमेरिकन पब्लिक नहीं सह सकेगी कि उनकी कैजुअल्टीज हों। तो मेरे ख्याल में ये आ जाके ये जो जंग है वापस ये स्टेलमेट होगा, और स्टेलमेट के बाद में फिर दोनों फरीकैन को समझ आएगी कि जी वापस हम मुज़ाकरात की तरफ जाएं। तो सर मुज़ाकरात पे जाने के लिए इस वक्त आपको क्या डेवलपमेंट ऐसी दिखाई दे रही है कि जिस पे आपको लगे कि मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा जा सकता है? दूसरा ये कि अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जो है वो फिर से ईरान की कर दी। वो क्लेम करती है अमेरिकी बहरिया कि हमने 17 उनके जहाज़ जो है वापस मोड़ दिए। उन्होंने एक ही कहा कि एक जहाज़ जो है वो वापस नहीं जा सका, उसको नुकसान हुआ। फिर ईरान ने जवाबी बात ये की, उसने ये नहीं कहा कि हमारी मर्जी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज जो है हमारे दोस्त या दुश्मन या पैसा देके गुजर सकते हैं। वो कहते हैं अगर हमारा तेल नहीं अब बिकेगा तो फिर हम किसी का भी नहीं बिकने देंगे। तो फिर अगर आने वाले दिनों के अंदर दूसरे ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमले होते दिखाई दे रहे होंगे तो फिर टेबल पे बैठने वाला मंजरनामा तो दिखाई नहीं देता। सर ये देखें, ये जंग जारी रहेगी जब तक कि दोनों फरीकैन को एहसास नहीं होगा कि मिलिट्री जो मीन्स है मिलिट्री सलूशन नहीं है। ना ईरान जीत सकता है, ना अमेरिका जीत सकता है ये जंग विदाउट ग्राउंड इन्वेजन। ग्राउंड इन्वेजन अमेरिका नहीं कर सकेगा, वो अगर उसने किया तो बहुत गलती होगी।
तो मेरे ख्याल में या चंद दिन में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में आ जाके उनको दोनों को ये समझ आ जाएगी कि इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। सर, ये जो आप चंद शुरू दिन, चंद हफ्ते या चंद महीनों की बात करते हैं या इस तरह के इम्कानात को वजह करते हैं, तो इसका खुमियाजा जो है वो किस को किस सूरत में भुगतना पड़ेगा? पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया मुतासिर नहीं हो रही, चलें खत्ते के ममालिक तो मुतासिर हो रहे हैं, वो माशी एतबार से हो रहे हों, पेट्रोल की प्राइस के एतबार से हो रहे हों या अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से हो रहे हों, तो ये फिर सिफारती ताल्लुकात में कितना अरसा जो है ये रखना डलता रहेगा? जी, कह नहीं सकते हैं। अब दोनों फरीकैन के ऊपर है। देखें कि अमेरिका किस हद तक जाने के लिए तैयार है या नहीं है। ईरान किस पहलू पे जाकर ईरान की हुकूमत में ये मंजूरी होती है कि ठीक है, हम मुज़ाकरात के तहत इस मसले को हल करें। ये अब दोनों को अपनी वो ताकत आजमाइश कर रहे हैं। उसमें अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जब वो ताकत आजमाएंगे और फिर देखेंगे कि हम एक दूसरे को हरा नहीं सकते हैं, तो फिर वो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। उसके बीच में, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत बर्बादी होगी, पूरी खित्ते में बर्बादी होगी। इकॉनमी, इंटरनेशनल इकॉनमी के ऊपर बहुत असर आएगा। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फ्यूल की प्राइसेस, अपना फर्टिलाइजर प्राइसेस, फूड की सिक्योरिटी के ऊपर इम्कान होंगे। ये सब समझ आ रहा है। और किस हद तक ईरान का यही मौक़िफ़ है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो पूरी दुनिया पे फिर हम नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये सही है या नहीं है, इसके ऊपर मॉरल पोजीशन क्या लेते हैं, वो दूसरी बात है। हमने देखना कि जी वो किस जगह पर आकर दोनों को ये समझ वापस आ जाएगी कि इस जंग का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ये जो हम कहते रहे हैं, पाकिस्तान की यही मौक़िफ़ रहा है कि भी इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, आप मुज़ाकरात के तहत ये मसले हल करें। और ये जंग जारी रहेगी जब तक को ये दोनों को समझ नहीं आएगी कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और मुज़ाकरात वापस हमने करने हैं। पॉलिटिकल सोल्यूशन के तहत ही जंग बंद हो सकती है। अच्छा, चलें पॉलिटिकल सोल्यूशन के तहत जंग बंद हो सकती है। हम पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। एमओयू के हवाले से जो एक पेपर वर्क हुआ था या निकात फाइनल हुए थे, अब की बार उन निकात में किस हद तक तब्दीली देखते हैं? क्योंकि उस वक्त की तबाही के एतबार से ईरान के मुतालिबात कुछ और थे और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो किसी और शक्ल में हुई, जिस पे अमेरिका के अंदर बातें हुई कि ये सब कुछ तो ईरान को रख के दे दिया गया। अब की बार उसकी तबाही और ज़्यादा हो गई। चलें, ये भी एक बात है कि अमेरिका की भी तबाही हुई है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बुनियादी निकात वही होंगे या फिर आप ये समझते हैं कि अब खदोखाल उसके किसी हद तक तब्दील होंगे? जी, मेरे ख्याल में जो एमओयू है, वो जो फ्रेमवर्क जो बनाया गया है एमओयू में, क्योंकि सब जो मसले हैं वो उसमें मौजूद हैं। जो मसले हल करने हैं वो सब वहाँ उसमें मौजूद हैं। जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है कि किस तरफ से ये मसलों को हल करना है, वो भी उसमें इंडिकेट है। जो सब में अहम मसला इस वक्त जिसकी वजह से वापस जंग शुरू हुई है, वो जो 5वां नुक्ता था हुर्मुज़ के बारे में, उसमें कहा गया था कि जी ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स। ईरान ने उसको इंटरप्रेट किया कि जी मेरा इसमें कब्जा है, ये कि हम हमारे तहत ही होगी सब कुछ बात। अमेरिका ने उसको इंटरप्रेट किया कि नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईरान की कि जी हमला ना करे कमर्शियल वेसल्स को और डी माइनिंग कर ले। तो ये मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग जो 0.5 जो एग्रीमेंट है उसकी वजह से ये वापस जंग शुरू हुई है। तो पहला मसला जो हल करना होगा वो कि 0.5 जो है उसको क्लैरिफाई करना होगा, क्या अरेंजमेंट क्या होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉर्मुज़ कैसे होगी। इसके ऊपर अगर कुछ समझौता होता है तो फिर मेरे ख्याल में वापस मुज़ाकरात शुरू हो सकती हैं। यानी 0.5 के ऊपर अगर क्लैरिफिकेशन होती है तो फिर दीगर पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद जो है वो हो सकता है और इसका पॉलिटिकल हल ही निकलेगा। बहुत शुक्रिया साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर मंजरनामे में बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा इसके बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, यमन के हूथियों की जानिब से अब नाए बाबुल मंदब में सऊदी अरब की नाकाबंदी
बंदी करने की धमकी ने आलमी तजारत और खत्ते की सिक्योरिटी को बराह रास्त खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान ने इस सूरत हाल पे दो टोक मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए ये वाज़ेह किया कि अगर उसके बहरी मफादात को निशाना बनाया गया तो उसे कौमी सलामती पर हमला समझा जाएगा। ईरान के इत्तेहादी समझे जाने वाले हूतियों की यह धमकी एक ऐसे वक्त पे सामने आई जब खलीज फारिस में आबना हरमुज पहले ही शदीद दबाव का शिकार है। हूतियों की जानिब से अब बाबुल मंदब को निशाना बनाने की धमकी दरअसल मशरिक़ वस्ता के दोनों अहम बहरी रास्तों को एक साथ गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल रही है। ये वो रास्ते हैं जिनके जरिए ना सिर्फ तेल बल्कि आलमी तजारत का बड़ा हिस्सा गुजरता है और उनमें किसी भी किस्म की रुकावट के असरात फौरी तौर पे दुनिया भर में महसूस किए जाते हैं। बाबुल मंदब की जोग्राफियाई अहमियत इसलिए भी गैर मामूली है कि यह खलीज अदन को बुहेरा अहमर से मिलाती है और यही रास्ता नहर सुएज के जरिए यूरोप तक पहुंचता है। दुनिया में समुद्री रास्ते से मुंतकिल होने वाले तेल का तकरीबन 12% इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए अगर यहां कशीदगी बढ़ती है या जहाजरानी मुतासिर होती है तो यह सिर्फ इलाकाई मसला नहीं बल्कि आलमी मईशत के लिए एक बड़ा धचका होगा। इस सारी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान तक भी बराह रास्त पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान अपनी तेल की जरूरियात का बड़ा हिस्सा खलीजी मुमालिक से हासिल करता है और उसकी बरामदात और दरामदात का एक अहम हिस्सा भी इन्हीं समुद्री रास्तों के जरिए यूरोप और दीगर मंडियों तक जाता है। बाबुल मंदब में अगर रुकावट पैदा होती है तो सबसे पहले तरसील का वक्त बढ़ेगा, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफा होगा और बिलाखिर दरामदी लागत में नुमाया इजाफा देखने को मिलेगा। यह भी एक अहम खदशा है कि अगर हूती अपनी धमकियों पर अमल करते हैं तो वह सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज को निशाना बना सकते हैं। उसमें पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज भी शामिल हो सकते हैं या वो ऑयल टैंकर जो सऊदी बंदरगाहों से खाम तेल लेकर पाकिस्तान की जानिब रवाना होते हैं। इस तरह पाकिस्तान न सिर्फ बिल वास्ता बल्कि बराह रास्त भी सिक्योरिटी खतरात की जद में आ सकता है। चुनाचे इन खतरात के पेश नजर ही पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपने मफादात के दिफा के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करने का हक महफूज रखता है, जिसमें जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है। पाकिस्तान ने अपने बयान में न सिर्फ हूतियों की धमकियों की मजम्मत की बल्कि सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार भी किया और इस बात पर जोर दिया कि जहाज रानी की आजादी को हर सूरत यकीनी बनाना जाना चाहिए। पाकिस्तान के इस दो टोक मौक़िफ़ ने पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन मजीद वाज़ेह की क्योंकि हूती ईरान के हिमायत याफ्ता है और पाकिस्तान के ईरान के साथ भी खुशगवार ताल्लुकात हैं, बल्कि ईरान अमरीका राबितों में पाकिस्तान मरकजी सालिस का किरदार अदा कर रहा है, जिसके बायस पाकिस्तान के लिए खुलकर किसी एक फरीक का साथ देना आसान नहीं। यूं ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या पाकिस्तान सऊदी क़यादत में किसी मुमकिना अस्करी कार्रवाई का हिस्सा बनेगा या नहीं। माजी में पाकिस्तान ने बराह रास्त फौजी शमूलियत से गुरेज किया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर उसके अपने मफादात बराह रास्त खतरे में आते हैं तो पॉलिसी में तब्दीली किस हद तक मुमकिन है। मजमूई तौर पर बाबुल मंदब में पैदा होने वाली यह कशीदगी एक ऐसे बहरान की शक्ल इख्तियार करेगी जो न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी मईशत और तवानाई की फराहमी और पाकिस्तान जैसे ममालिक की सिक्योरिटी और मुआशी इस्तेहकाम को भी मुतासिर करेगा। यूं अब देखना यह है कि क्या यह तनाज़ा सिर्फ धमकियों तक महदूद रहता है या एक बड़े तसादुम में तब्दील होता है। हमें बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अरबी साहब ने। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद, इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन दिखाई दे रही है, हूतियों की जानिब से जो धमकियां दी गई, फिर दो ऑयल टैंकर पे हमला होने की इतलात सामने आई, फिर सैकड़ों जहाज़ों की गुजरगाह बाबुल मंदब जो है उसके ताज़ा तरीन इदादोशुमार ये बताते हैं कि एक रोज़ में सिर्फ 25 जहाज़ों का उधर से गुजर हुआ। ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पे देखा जाए या फिर हम मुमकिनात में से देखें कि मुस्तकबिल करीब के दिनों में ये आबनाए हरमुज वाला पूरा मामला जो है ये बाबुल मंदब के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएगा और दो प्रेशर पॉइंट बन जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ईरान का जो थ्रेट है वो तो यही है कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया है उसी तरीके से अपना मसल फ्लैक्स करने के लिए वो बाबुल मंदब की पहले भी धमकी दे चुके हैं और अब जो है वो दोबारा से दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद करना या चोक करना उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है और उसी तरह बाबुल मंदब को बंद करने की धमकी देना उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है। ईरान इसमें आई थिंक केयरफुली ट्रेड करेगा बिकॉज ईरान का जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत रही है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो यही रही है कि पूरी दुनिया की सपोर्ट ईरान के साथ थी। इवन ये कि अमेरिका के अंदर जो 90 लाख लोग सड़कों पे निकले इस जंग के खिलाफ, वो भी ईरान की सपोर्ट में निकले थे क्योंकि उनको ये लगता था कि ईरान जो है वो बेकसूर है और उसके ऊपर जो हमला हुआ वो एक गलत चीज हुई है।
उसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, या अब जो ये अमन या पीस आ रहा था पूरी दुनिया के अंदर, ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ था अमन के लिए, एक पीस फ्रेमवर्क के लिए, इसमें ईरान स्ट्रेंथन्ड तभी तक रहेगा जब तक ईरान पार्टी टू पीस के तौर पर दुनिया उसको परसीव करेगी। जब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उसको अमन की राह में एक हर्डल के तौर पर परसीव करना शुरू हो जाएगी, तो ईरान ने वो जो स्ट्रेंथ गेन की है पिछले 4 माह में, वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो एटीट्यूड कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेंगे, बाबुल मंदब बंद करने की धमकी, उसके साथ आप फिर ये देख लें कि गल्फ कंट्रीज के ऊपर जो अटैक्स हैं, सो आई थिंक ये ईरान के लिए थोड़े काउंटर प्रोडक्टिव होंगे अगर इसको ये फौरन बंद नहीं किया जाता तो। अच्छा, आप बाबुल मंदब और आबना हरमुज के अंदर फर्क क्या देखते हैं? अभी अगर सऊदी ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमले की बात हो तो हमारे मोफा की जानिब से उस पर मजम्मती बयान जारी हुआ, फिर यमनी हूतियों को भी इंतबाह जारी किया गया कि अगर हमारे मफादात का टकराव हुआ और वो कहीं पे शेक हुए तो हम बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत उसका जवाब देने का हक जो है महफूज रखते हैं। क्या वहाँ पर भी एक सिक्योरिटी जोन बनाने की बात होगी? क्या वहाँ से भी टॉल लेने की बात होगी? यानी पाकिस्तान उठे और वो कह दे कि जी सऊदी अरब के मफादात का हम तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ से टॉल लेंगे। ये क्या ट्रेंड बनता चला जा रहा है दुनिया में और इसके नताइज कैसे भुगतना पड़ेंगे? जी देखिए, आई थिंक इसमें जो अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिर्फ अगर हम बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कनेक्टेड है, ये एक आबी गुजरगाह जो है ये कनेक्टेड है दुनिया की बाकी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। यहाँ पे जो फैसला होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, उसका इम्पैक्ट बाकी स्टेट्स के ऊपर, मलाकन स्टेट पे भी होगा, बाबुल मंदब पे भी होगा, डिफरेंट और स्टेट्स हैं वहां पे भी होगा। तो इस वजह से मैं हमेशा से ये बात कह रहा हूं कि ईरान की जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, वो आइसोलेशन के अंदर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज उसके इम्पैक्ट्स बाकी जगहों के ऊपर भी होने। और उसी तरह जिस तरह अमेरिका की भी पोजीशन रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, तो मैंने ये कहा था दोनों मैक्सिमलिस्टिक पोजीशंस है। उसी तरह जब आप बाबुल मंदब की बात करते हैं, अभी तो इस वक्त जो स्टेटस है वो ये है कि बाबुल मंदब को एज अ थ्रेट इस्तेमाल किया जा रहा है डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर अपनी स्पेस को इंक्रीज करने के लिए। उसके साथ साथ आप बाबुल मंदब को ब्लॉक करने को भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जहां ब्लॉक करने की बात हो रही है वहीं पे गल्फ कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक भी किए जा रहे हैं उसके साथ साथ। तो इन दोनों चीजों को साथ देखना है। आगे जाके फ्रेमवर्क क्या होगा, बाबुल मंदब की स्ट्रक्चरल चेंजेस उस पर क्या आएंगी, या क्या वहां पे टूल लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये काफी आगे की एक सेकेंडरी चीजें हैं फिलहाल और हाइपोथेटिकल है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि एज अ थ्रेट उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उसका हमने ये देखना है कि उसकी स्पेस कितनी है, उसका टाइम फ्रेम कितना है, उसकी विंडो कितनी है कि इसको एज अ थ्रेट इस्तेमाल किया जाए। एक इसके अंदर जो पाकिस्तान ने पोजीशन अपनाए हैं, अगर हम देखें तो एक तरफ सालिस हैं, मुज़ाकरातकार हैं जो सहूलत फराहम कर रहे हैं ईरान को, दूसरी तरफ हम देखें तो दूसरी तरफ हमारा डिफेंस पैक्ट है सऊदीया के साथ। इस पूरे इवेंट में देखें हमने गैर जानिबदार रहने का एक तासुर दिया है। अब मौजूदा सूरत हाल में हम एक कड़ी के साथ भी जुड़े हुए हैं सऊदीया के साथ मुआहदे के हवाले से। अगर यमनी हूतियों के वहाँ पर हमले हो रहे हैं, मोफा एक बयान दे रहा है, तो मुस्तकबिल करीब के अंदर पाकिस्तान ईरान को एतमाद में क्या लेगा, ईरान तक पैगामात क्या पहुँचाएगा? पाकिस्तान इस वक्त किस टाइट पोजीशन में है, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं और मुज़ाकरात कारी के हवाले से मुस्तकबिल की पोजीशन क्या है? जी देखिए, पाकिस्तान का जो सऊदी अरेबिया के साथ एक रिलेशनशिप पाकिस्तान एंजॉय करता है वो काफी यूनिक रिलेशनशिप है। एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है पाकिस्तान का जो कि पूरी दुनिया के लिए वाज़े है। उसके साथ साथ एक पुराने पाकिस्तान बनने से पहले के पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ और ये सब। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दुनिया में अगर पाकिस्तान में जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं और वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। वो एक्सपेट्रिएट का एक रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और डायरेक्टली इफेक्ट करता है पाकिस्तान को। उसके साथ साथ पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी है सऊदी अरेबिया के साथ। लेकिन यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी जब हम इसकी इंटरनल डायनामिक्स की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का और इवन सऊदी अरेबिया का, दीगर गल्फ कंट्रीज का, पहले भी जब यूएस ने ईरान पे अटैक किया उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक्स किए हैं, तो एक बहुत वाइज रिस्ट्रेंट शो किया है पूरे अरब वर्ल्ड ने, स्पेशली सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि लार्जर जो गेम एट प्ले है, जो दुश्मन की साजिश जिसको आम अल्फाज में आप कह सकते हैं, वो ये है कि मुस्लिम कंट्रीज को आपस में एक खाना जंगी, एक लंबी
लॉन्ग ड्रॉन सिविल वॉर के अंदर धकेला जाए जहां पे मुमालिक आपस में जंग करते रहे, क्योंकि ऑडिट जीनॉन का ये कहना है कि जब ये होगा तो तभी स्पेस क्रिएट होगी ग्रेटर इसराइल के लिए। पाकिस्तान ने पहले भी, जब ये जंग शुरू हुई तब भी पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में गारंटर के तौर पे गारंटर का किरदार अदा किया ताकि ये जंग ना हो। और अभी भी चाहे सऊदी अरेबिया हो या दीगर गल्फ कंट्रीज हो, पाकिस्तान जो बात हम ये करते हैं कि डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया विल बी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब ये है कि हमने दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देना। इस वक्त सऊदी अरेबिया का बेस्ट डिफेंस या अरब कंट्रीज का या मुस्लिम वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस यही है कि ये जो सिविल वॉर कराने की साजिश की जा रही है, मुसलमानों को आपस में लड़वाने की साजिश की जा रही है, किसी तरीके से इसको रोका जाए। इस बारे में सऊदीया को भी क्लैरिटी है, कतर को भी क्लैरिटी है, दीगर अरब ममालिक को भी क्लैरिटी है और उसी हिसाब से पाकिस्तान को भी क्लैरिटी है। और इस ज़मन में आप क्या समझते हैं कि ईरान को किस हद तक क्लैरिटी है, और ये जो अभी हूती एक्टिव हुए हैं तो इसके पसे पर्दा ईरान की किस हद तक डिक्टेशन है? जी देखिए, बात यह है कि इरानियंस जो हैं उनकी कुछ चीज़ें थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट, मैं आपके साथ भी प्रोग्राम्स में और बाकी जगहों के ऊपर भी आई हैव बीन वेरी वोकल। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना, उसमें मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि उसका जितना नुकसान ईरान के दुश्मनों को हुआ है उससे ज्यादा नुकसान ईरान के दोस्तों को हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर जब ऑयल महंगा होता है तो उससे गरीब सफर करता है। ऑस्ट्रेलिया तक जो है वो ऑयल महंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के इम्पैक्ट जो है वो फील किए गए हैं। और जाहिर है जब ये बात एक हद से ज्यादा निकलेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन बंद कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो होगा ईरान की परसेप्शन डोमेन के अंदर। फिर उसके साथ साथ अरब कंट्रीज जो कि पोटेंशियल एलाइज हैं ईरान के, यानी ये वो अरब कंट्रीज हैं जिनके ऊपर कब्जा करके नक्शे जो प्लान्ड कब्जा करना है इसराइल ने, उसने नक्शे इशू किए हुए ग्रेटर इसराइल के नाम से। ये तमाम अरब कंट्रीज इसराइल को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब से ये दोबारा पीस के बाद, सीज फायर के बाद से अभी दोबारा जब ईरान और यूएस के अटैक शुरू हुए हैं तो ईरान ने इसराइल के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। अटैक सारे के सारे जो है वो अरब कंट्रीज की तरफ है। इसराइल का सबसे बड़ा एलाय, किसी भी अरब मुल्क से बड़ा एलाय इसराइल का इंडिया है, लेकिन ईरान ने ना इंडिया के ऊपर भी कोई इस तरह का एग्रेशन नहीं दिखाया और चाबहार पोर्ट वाला मामला भी उसी तरीके से बड़ा स्मूथली चल रहा है। इवन इरानियंस तारीफ भी बहुत करते हैं इंडियंस की। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो ये अरब कंट्रीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ये एग्जैक्टली वही गेम प्लान है जो इसराइल करना चाहता था। अब यहाँ पे वाइज लीडरशिप यही कहेगी कि दुश्मन की चाल को कामयाब ना होने दिया जाए, लेकिन ईरान की तरफ से इस तरह के जो अटैक्स हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, आप ना हरमुज को अगर देखें तो ईरान ये कहता है कि हमारी मर्जी कि हम जिसको गुजरने दें, हमारी मर्जी हम जिसको रोकें, या हमारे खिलाफ जो दूसरों की मदद कर रहा है हम उनके जहाज गुजरने नहीं देंगे। बाबुल मंदब को अगर देखें तो बाबुल मंदब के अंदर सिर्फ और सिर्फ सऊदी जहाज़ों के गुजरने के हवाले से इंतबा जारी किया गया है यमनी हूतियों की जानिब से। अब वहां पे किसी तीसरे फरीक का आके यमनी हूतियों के ऊपर हमला करने का इम्कान किस हद तक है? क्योंकि वो ये मौक़िफ़ अपनाएंगे कि हमने तो सिर्फ सऊदी अरब के लिए इंतबा जारी किया, लेकिन उस इंतबा के नतीजे में या होने वाले हमले के नतीजे में जो मैरिटाइम रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 25 जहाज एक दिन में गुजरे हैं, तो इफेक्ट तो सभी पे हुआ है, केओस और टर्मोइल तो सभी के लिए पैदा कर दिया गया है। तो ये किस हद तक उनका वैलिड शॉट है और उस पे किसी तीसरे फरीक यानी अमेरिका के कूदने के इम्कानात किस हद तक है? जी देखिए, अभी मैं वही बात करूंगा कि अभी सिचुएशन जो है काफी अर्ली स्टेज के ऊपर है और इस सारी बातों का जवाब देना वो काफी ज्यादा हाइपोथेटिकल हो जाएगा। लेकिन रियलिटी इस बात की ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करती। आप अगर ये कहें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी एक मुल्क की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो इश्यूज को सेग्रीगेट कर देगा तो नहीं, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। आप सऊदी अरेबिया की बात करें, आप दीगर कंट्री, अगर आप सऊदी अरेबिया के जहाजों की बात करें तो वो सऊदी अरेबिया से निकल के कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं और कहीं किसी और मुल्क से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो दो ममालिक तो आपस में इंटरेक्ट कर ही रहे हैं ना, तो इफेक्ट तो दोनों ममालिक होंगे। आप बेशक एक को थ्रेट कर रहे हैं लेकिन इफेक्ट तो वो कई और कंट्रीज को कर रहे हैं। सो इसी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी चीज होती है उसके मल्टीपल, अभी सिर्फ आप ये ईरान और इसराइल की जंग जो हुई है और अमेरिका के साथ जो नेगोशिएशन हुई है उसमें आप देख लें कि एक तीसरा मुल्क है लेबनान जिसके ऊपर इसराइल अटैक कर रहा है, वो उसके साथ कंडीशनल हो गई थी
यूएस और ईरान की जो नेगोशिएशन है और पीस का फ्रेमवर्क है, उसी तरह अगर आप सऊदी अरेबिया को थ्रेट करते हैं, जाहिर है तो इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, पूरे खत्ते के ऊपर होंगे। सऊदी अरेबिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। सऊदी अरेबिया के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के साथ बहुत सारे जो है सेंसिटिव रिलेशनशिप है, तो जाहिर है आप एक कंट्री को सिंगल आउट नहीं कर सकते, आपकी शराइत के ऊपर आप किसी को थ्रेट नहीं कर सकते। इट इज गोइंग टू इफेक्ट द एंटायर रीजन। इसी वजह से मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को बहुत ज्यादा सेंसिटिवली, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखा जाता रहा, और इसी वजह से शुरू से पाकिस्तान का और दीगर ममालिक का भी ये स्टांस रहा है कि ये पीस नेगोशिएशन, देखें आपका जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनके जनाजे के जो इवेंट हुए उस पे सऊदीज मौजूद थे। जब पीस नेगोशिएशन की बात हुई, पाकिस्तान ने मीडिएट कराना शुरू किया, सबसे पहले जो 4 वज़राए खारजा पाकिस्तान में आए तो उसमें सऊदी वजीर खारजा भी शामिल थे। सो इसके बावजूद जब इस एक तरफ से इतना ज्यादा हाथ बढ़ाया जाए, उसके बावजूद ईरान की तरफ से जो एटीट्यूड आ रहा है, जाहिर है उसकी एक्सेप्टेंस जो है पहले हो सकता है हो मिडिल ईस्ट के अंदर हो सकता है ना, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में उसकी एक्सेप्टेंस के ऊपर भी सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। इसलिए मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है इसको हसास नज़र से देखना चाहिए। फोग ऑफ वॉर में जो चीज़ें इस वक्त डेवलप हो रही हैं वो मुस्तकबिल करीब के में किस हद तक तब्दील होंगी, ये एक अलग इशारा है। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब इस हवाले से। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान नया जौहरी मुआहिदा अगरचे खामोशी से तय पाया है, लेकिन उसके असरात ने आलमी सतह पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले हालिया मुआहिदे के तहत सऊदी अरब को एक सिविलियन जौहरी प्रोग्राम पे अमल करने में अमेरिकी ताउन हासिल होगा, जबकि अमेरिकी कंपनीज को सऊदी न्यूक्लियर सेक्टर में काम करने के वसी मौके हासिल होंगे। अमेरिकी महकमा तवानाई का कहना है कि ये शराकतदारी कई दहाइयों तक जारी रह सकती है और अरबों डॉलर की सरमायाकारी का दरवाजा खोल सकती है। इसके साथ ही एक 2 तरफा हिफाजती मुआहिदा भी तय पाया, जिसका मकसद जौहरी अदम फैलाव को यकीनी बनाना है, लेकिन मुआहिदे की मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की गई, जिसके बायस अब इस मुआहिदे पर सवालात उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि हालिया मुआहिदे में सऊदी अरब को अपनी सरजमीन पर यूरेनियम अफजूदा करने की इजाजत देने की गुंजाइश रखी जा सकती है, और यही वो पहलू है जो इस पूरे मामले को हसास बना रहा है। यूरेनियम की अफजूदगी एक ऐसा अमल है जो बैक वक्त 2 मुख्तलिफ रास्ते खोलता है। एक तरफ ये बिजली पैदा करने के लिए ईंधन फराहम करता है, दूसरी तरफ यही अमल इसे जौहरी हथियारों के करीब भी ले जा सकता है। इसीलिए अमेरिका माजी में इस हवाले से इंतहाई मोहतात रहा और इससे पहले किसी मुल्क को अपनी सरजमीन पर अफजूदगी की इजाजत देने में इस तरह का ताउन नहीं किया गया। 2009 में यूएई के साथ होने वाले मुआहिदे में भी वाज़े तौर पर यह शर्त शामिल थी कि वो खुद यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा। शायद यही वजह है कि इजराइल ने इस मुआहिदे पर शदीद तशवीश का इजहार किया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी ये वाज़े करना पड़ा कि मुआहिदा सऊदी अरब के अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने या दूसरे लफ्जों में इजराइल को तस्लीम करने से मशरूत है। यह मुआहिदा अगरचे अब मशरूत हो चुका, लेकिन माहिरीन इसके बावजूद इस नए मुआहिदे को अमेरिकी पॉलिसी में एक गैर मामूली तब्दीली करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक अगर सऊदी अरब को यह सलाहियत मिलती है तो यह मशरक़ वस्ता में जौहरी फैलाव के खदशात को बढ़ाएगी। खास तौर पर इस मुआहिदे का वक्त भी सेमानी खेज बना रहा है, क्योंकि इस वक्त ईरान अमेरिका जंग जारी है, जिससे सऊदी अरब भी मुतासिर हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नाक़दीन के खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका किसी ऐसे मुआहिदे पर दस्तखत नहीं करेगा जो जौहरी फैलाव का बाइस बने, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के अंदर भी इस मुआहिदे पर इख्तलाफ राय मौजूद है और कुछ कानून साज इस मुआहिदे के हवाले से खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान में भी इस मुआहिदे पर बहस का इम्कान है। सऊदी अरब का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो इस मंसूबे को तवानाई के ज़राए में तनू लाने और कम कार्बन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ताज़ा तरीन इरादोशुमार के मुताबिक सऊदी तवानाई का ज्यादा इन्हसार गैस और तेल पे है, जबकि काबिल तजदीद ज़राए का हिस्सा बेहद कम है। ऐसे में जौहरी तवानाई को मुस्तकबिल की ज़रूरत के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह भी हकीकत है कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं कि सऊदी अरब जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा रखता हो, लेकिन माजी में सऊदी क़यादत ये इशारा दे चुकी कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो वो भी उस रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इम्कान है। यूं ये मुआहिदा बज़ाहिर तवानाई के शोबे में ताउन की जानिब एक पेशरफ्त है, लेकिन इसके असरात इससे कहीं ज्यादा वसी हो सकते हैं। यूं अब ये देखना होगा कि ये मुआहिदा वाकई एक पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद बनता है या फिर खत्ते में एक नई स्ट्रेटेजिक दौड़ शुरू हो जाती है। इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ये जो हालिया जो सिविल जौहरी मुआहिदा तय पाया है, जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि यूरेनियम अफजूदा जो है वो भी सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर किया जाएगा, तो क्या ये किसी स्ट्रेटेजिक मकासद की तरफ इशारा है या इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात कुछ और है? देखिए जी, ये डिस्कशन तो जारी थी, लेकिन ये है कि किसी हद तक रिजर्वेशंस थी न्यूक्लियर के हवाले से। आप जानते हैं दुनिया भर में कुछ इस्टेब्लिश न्यूक्लियर पावर्स हैं, और जब कोई और मुल्क जो है वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली उसके अलावा उसके लिए कुछ रेड लाइंस होती हैं। लेकिन ये जो मज़ाकरात हैं, लगता है कि वो मानी खेज नताइज यही निकले हैं
कि वो न्यूक्लियर सिविलियन यूज के लिए वो डील हुई है, जो कि रिपोर्ट हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में। और वो यही कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो कॉपरेशन होगी, और जो अमेरिकन के लिए एक फाइनेंशियल इसका बेनिफिट ये होगा कि उनकी कंपनियों को जो है वो इस हवाले से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम जनरेट हो सकती है, और इस हवाले से यूएस सऊदी अरेबिया को भी जो उसकी क्लीन एनर्जी नीड्स हैं वो सब फुलफिल हो सकती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब न्यूक्लियर की बात की जाती है तो दुनिया भर में चेमगोइयां भी होती हैं, अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आती हैं। लोग कहते हैं कि ये हो सकता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ पेशकदमी है। मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं लगता कि इसको आप जोहरी प्रोग्राम कह सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सिविलियन यूज के लिए जो एक रसाई है, क्योंकि अगर आप अमेरिका के साथ डायलॉग और मुज़ाकरात के रास्ते पे चलें तो आपको डील इस किस्म की मिल सकती है। तो ये खित्ते में एक तरह से आप जो बहुत सारे जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक किसी हद तक बैलेंस भी क्रिएट कर रहा है ये इस खित्ते में। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नाकिदीन भी होते हैं, आप जानते हैं हर चीज के, वो ये कहते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होंगे। आईएईए इंस्पेक्शंस की भी बात की जा रही है कि उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मतलब कुछ इस किस्म की चेमगोइयां कह सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह सकते हैं। मलिक साहब, माजी की निस्बत अब की बार कुछ तब्दीली है। अगर मैंने जिस तरह आपने इब्तदाई के अंदर भी जिक्र किया, यूएई के साथ जो होने वाला मुआहिदा था उस पर बातचीत ये हो रही थी कि जो यूरेनियम है वो अफजूदा यूएई की सरजमीन पे नहीं हो सकता। अफजूदा यूरेनियम आपको फराम कर दिया जाएगा, सेंट्रीफ्यूजेस वहां पे नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब के मामले पे ये चीज़ें मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं। एक अलग बात कि सऊदीया ने ख्वाहिश का इजहार किया था, एक अलग बात कि सऊदीया जो है वो तेलो गैस से अपनी जो इंडस्ट्री है वो दूसरी तरफ को शिफ्ट करना चाहता है, कम कार्बन वाली तवानाई का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन ये मेहरबानी जो अब की जा रही है, जो माजी में और बड़े एलाइज के साथ नहीं की गई, तो इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन जो ऑब्वियसली जहन में सबसे पहली चीज यही आती है कि जिस वक्त में हम बात कर रहे हैं, जहां पे एक तरफ आप देखते हैं कि ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट जारी है, और उसके हवाले से जो एक तरह से एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट तो नहीं कह सकता मेरे ख्याल में, क्या कह सकते हैं उसके लिए, एक भरम था जो कि ईरान की तरफ से था, यानी गल्फ ममालिक को ये भरम था कि कभी हम पे हमला नहीं करेंगे। ये हो सकता है हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी ना हो, लेकिन हमला करने के बाद जो ईरान ने एक भरम है उसको तोड़ दिया। तो लिहाजा गल्फ ममालिक के तमाम जितने भी ममालिक हैं, मैं तो हमेशा ये कहता आया हूं कि बहुत से यहाँ पे मैंने देखा मीडिया के एनालिस्ट जो थे पिछले कुछ माह में, वो ये बात करते थे कि गल्फ के अंदर तफरीक आ रही है, एक मुल्क उस तरह दूसरी तरफ जा रहा है। मैं आपको हमेशा ये कहता आया हूं कि गल्फ एक ब्लॉक है। अभी आपने देखा जो सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान लोगों ने गलत खबरें फैलाई, लेकिन वो बिल्कुल एक पेज पे हैं, एक मुल्क है, कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, आपस में बड़ी उनके मोहब्बत के रिश्ते हैं। लिहाजा उनको इस चीज का भी एहसास हो चुका है कि हमारी जो रिलेशनशिप है, कुछ लोग ये भी कहते थे, आपको याद होगा कुछ हमारे मुबस्सिरीन पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, कि जी अमेरिकन के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर वो दूसरा एक सवालिया निशान पैदा हो गया है कि अमेरिका है जो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता आया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक मैं देख रहा हूं कि अमेरिका के साथ उनकी रिलेशनशिप और डीपन हुई है, क्योंकि ईरान ने जो हमले किए हैं इसने उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है उन तमाम ममालिक के साथ जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो वो तमाम मुबस्सिरीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो ये कहते थे कि देखिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो यूएस की थी उसके ऊपर से सवालिया निशान हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो यूएसए है उसकी रिलेशनशिप इस खत्ते में मजीद स्ट्रांग रहेगी, गल्फ ममालिक के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप रहेगी। पाकिस्तान के साथ यूएई जो रिलेशनशिप है उसके अंदर भी एक नई आप देख रहे हैं कि जहद पैदा हो रही है। अभी आपने देखा कि यूएस हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो यूएस तशरीफ लेकर गए हैं और वहां पे यूएस पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की भी बात कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि यूएस इस पे मलिक साहब पे सवाल ये कि इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो इजराइल ने भी किया। जवाबन इजराइल को ये कहा गया, ये तौजीह पेश की गई कि ये मशरूत है अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब की शमूलियत के हवाले से। अब सऊदी अरब को अगर आप देखें तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा है। सऊदी अरब ने पहले इंडिकेशन दिया अब्राहम अकॉर्ड में जाने का, लेकिन फिर कुली तौर पे उनका इरादा तब्दील हो गया। तो अब की बार ये पोस्ट वॉर सिचुएशन में अब्राहम अकॉर्ड वाली बातें फिर से कितनी निकलती हुई दिखाई देती हैं। और दूसरा इसी में एडिशन के तौर पे सवाल ये कि अगर सऊदीया के साथ ये एग्रीमेंट हो चुका है और मुस्तकबिल में इसके ऊपर काम होगा, अभी तो 7-10 साल लगेंगे इसके ऊपर, तो ये काम होगा, तो दीगर जो अरब ममालिक हैं जो एलाइज हैं और आपके मुताबिक उनकी बॉन्डिंग मजीद मजबूत हो रही है,
तो फिर वो इस तरह की जो है परसेप्शन उसको प्रिवेल करने की कोशिश किस तरीके से करेंगे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने मेरी ही बात की तायीद की, वो ये कि देखिए, ये जो इजराइल के बारे में आपने बात की है, इससे ये चीज साबित होती है कि अमेरिका जो है वो जब अपनी पॉलिसी साजी करता है, तो कुछ लोग, जो कुछ मुबस्सिरीन ये कहते थे कि बिल्कुल इजराइल ने हॉस्टेज बनाया हुआ है पूरे पॉलिसी मेकर्स को यूएस में, वॉशिंगटन में, ऐसा नहीं है। यूएस जो है वो अपनी मुनफरिद राय रखता है, वो अपनी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेटेजिकली किसको इंपॉर्टेंस देना चाहता है वो उसको देता है। ये बिल्कुल सही है कि वो इजराइल को भी अपना एलाय समझता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गल्फ ममालिक के साथ जो है वो कॉन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप रखना चाहता है। वो गल्फ ममालिक के साथ बहुत ही मुस्बत रिलेशनशिप रखना चाहता है। आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपने प्रेसिडेंट बने तो वो एक दौरे पर आए, तमाम गल्फ ममालिक पर वो वहां पे गए, और पाकिस्तान के साथ भी हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बेहतरीन है इस वक्त। मेरी नजर में एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी, पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप इस वक्त अपनी पेनिकल पे है, यानी इट इज नेवर बीन सो गुड। तो मैं समझता हूं कि इस खित्ते में अमेरिका की प्रेजेंस रहेगी, इंपॉर्टेंट है, वो एक वर्ल्ड की सुपर पावर है, और उसके राइट साइड पे रहना जो है वो दुनिया के तमाम ममालिक के इंटरेस्ट में होता है। रहा सवाल एब्राहम अकॉर्ड्स का, देखिए यासिर भाई, आपकी जो तर्जे बयान है, जिस तरह से आप प्रोग्राम करते हैं, मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करना। ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स है, इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे हम किसी वक्त, मुझे नहीं पता कितना वक्त है आपके पास, लेकिन हम इस पे जरूर किसी वक्त सैर हासिल गुफ्तगू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है कि इब्राहिम अकॉर्ड को समहाउ मंफी तौर पर देखा जाता है। तो हमें उसको समझने की थोड़ी जरूरत है कि इब्राहिम अकॉर्ड दरअसल है क्या। हजरत इब्राहिम के नाम पर अगर ये रखा गया है तो उसकी क्या वजूहात है, क्या जरूरत, क्या क्या ऐसी जो है वो उसकी तौजीहात और तशरीहात तो ये पेश की गई है ना कि जो दीनी मज़ाहिब हैं, हज़रत इब्राहीम से जिनका तसलसल हुआ, यानी यहूदी मज़हब है, क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम्स हैं, वो सारे के सारे मिलके एक इत्तेहाद कर लें और एक दूसरे के ऊपर ये जो हमला आवर होने की पोजीशन है, ये जो कुदूरतें हैं, इनको ख़त्म करने की बात हो और सबके जो मफादात हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। चलें, या इसके ऊपर फिर किसी और प्रोग्राम के अंदर तज़किरा कर लेंगे, लेकिन मेरे उस सवाल का जो दूसरा हिस्सा था वो ये कि अगर ये सऊदी अरब को इजाज़त दे दी जाती है और सऊदी अरब के साथ मुआहिदा यूरेनियम को उसी की सरजमीन पर अफजूदा करने का होता है, तो वो जो अरब ममालिक दूसरे हैं सर, तवानाई के मुतबादिल ज़राए तो उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी अपनी अलाइनमेंट को मज़ीद तरतीब देना है। तो फिर ये जो जौहरी दौड़ है, इसके अंदर किस हद तक इजाफा होगा, और वो जो ताकत का तवाज़ुन है खत्ते में, उसके शेक होने में या बैलेंस होने में नुक्ता नज़र क्या है आपका? जी, मेरी नजर में अगर किसी एक मुल्क के साथ इस किस्म की डील होती है तो ये पूरे खित्ते के साथ है। यानी वो जो गल्फ ममालिक हैं, मेरी नजर में वो बिल्कुल एक ममालिक हैं, उनके दरमियान जो है वो बहुत मोहब्बत के, अखूबत के, भाईचारे के, दीनी सकाफती रिश्ते हैं। वो रोज मिलते हैं, वो कजन्स हैं, आपस में उनकी शादियां हुई हैं, जिससे कि बिल्कुल एक निज़ाम है उनका। वो ये इसको समझने में लोगों को दुश्वारी होती है। वो कभी कहते हैं ओपेक से एक मुल्क आ गया बाहर तो इसका मतलब है जीसीसी खुदा ना खासा टूट जाएगी। मतलब मुझे हंसी आती थी जब इस किस्म के तबसरे में सुना करता था। वो लोगों को अंडरस्टैंडिंग का मुझे लगता है कि शायद वो कमी है। यहाँ पे देखिए यासिर भाई, जो गल्फ ममालिक हैं, अगर एक मुल्क को तकवीयत मिलती है तो दूसरा मुल्क उससे खुश होता है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। ये गल्फ ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत के और अखूबत के रिश्तों पर जो है वो एक तरह से बने हुए हैं, और एक मुल्क की तरक्की को अपनी तरक्की समझते हैं। अच्छा, अभी जो होने वाला फैसला है, इसमें मुखालिफ आवाज़ें तो अमेरिका के अंदर भी मौजूद हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये देर पा मुआहिदा हो सकता है, या फिर आप ये समझते हैं कि अगर अभी रिपब्लिकन हैं, कल को डेमोक्रेट्स आ जाएंगे तो तरजीहात में बदलाव आ जाएगा, या फिर आप ये समझते हैं कि ये इस हद तक मुआशी मफादात का मुआहिदा है कि ये मजबूरी बन जाएगा दोनों की? देखिए, सऊदी अरेबिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो उसकी पीछे डेकेड्स हैं। यानी वहाँ के जो मैं आपको ज़ाती तौर पर बता सकता हूँ कि वहाँ पे जो उनके सफ़ीर थे पहले, प्रिंस बंदर, जो कि यूएई अपने सऊदी अरेबिया के जो सफ़ीर काफ़ी तवील हद तक रहे, और मुख्तलिफ हुकूमतें आई, बदलती गई, रिपब्लिकन्स आए, डेमोक्रेट्स आए, जॉर्ज बुश आए, क्लिंटन आए। रिलेशनशिप जो है ये इनकी स्टेट टू स्टेट होती है। अभी भी जो प्रिंस सलमान हैं, जो क्राउन प्रिंस भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं सऊदी अरेबिया में, उनके जो भाई थे, उनके जो सगे भाई थे, वो कुछ अरसे तक वहां पे एम्बेसडर रहे। इससे ये आपको जाहिर होता है कि वो बिल्कुल कितने करीब तरीन अपने जो उनके बिल्कुल राइट हैंड होते हैं, वो वहां पे जो है वो सफीर होते हैं, और उनके रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल एक तरह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर मबनी होती है। हुकूमतें बदल भी जाएं तो उनकी इंटरेस्ट जो है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं आता। प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने भी
ही गर्मजोशी दिखाई जो उससे पहले के प्रेसिडेंट जो थे सही, यानी बाइडेन, उनके हुकूमतें ज़माने में। तब्दील भी हो जाएं तो मफादात जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, उसके अंदर बदलाव नहीं आता, पॉलिसी तब्दील नहीं होती। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब इस हवाले से प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहता है मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के